स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी तमाम अहम खबरें। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध। केंद्र शासित प्रदेश के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने कहा, अब तक 80,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मिल चुकी है मंजूरी। प्रदेश में IIT, IIM और एम्स खोलने समेत विकास कार्यों में मिलेगी मदद। तीन कैटेगरी में बांटे गए GST करदाता। मासिक रिटर्न भरने को लेकर 20, 22 और 24 होगी अंतिम तारीख। GST नेटवर्क पर आखिरी तारीख को बढ़ने वाले दबाव को कम करना मकसद। देश भर में 9400 से ज्यादा शत्रु संपत्तियों का निपटारा करने के लिए केंद्र सरकार का 3 उच्च स्तरीय समितियों के गठन का फैसला। गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। करीब 1 लाख करोड़ रुपए का राजस्व आने की संभावना। राजपथ पर सुबह 9:50 पर शुरू होगी गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल। 22 झांकियां लेंगी हिस्सा। यातायात परामर्श जारी। परेड पूरा होने तक विजय चौक से इंडिया गेट तक यातायात प्रतिबंधित। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है याद। देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। केंद्र सरकार अब तक जम्मू कश्मीर के विकास के लिए 80,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दे चुकी है। ये कहना है मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री संजय धोत्रे का। जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए मंत्रियों का दल इस समय घाटी के दौरे पर है और इस क्रम में संजय धोत्रे ने राजौरी जिले के नौशेरा और कालाकोट ब्लॉक का दौरा किया। उन्होंने कहा कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से अब तक जम्मू कश्मीर के विकास का खासा ध्यान रखा गया है। IIT, IIM और एम्स के अलावा आधारभूत क्षेत्रों जैसे सड़क, बिजली और सिंचाई परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने धन दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी प्रोजेक्ट जो किसी न किसी वजह से अटके हुए थे उन्हें पूरा करना केंद्र की पहली प्राथमिकता है। और केंद्र सरकार के मंत्रियों के जम्मू कश्मीर दौरे के बीच केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बुधवार को श्रीनगर पहुंचे। नकवी ने घाटी के प्रसिद्ध लाल चौक का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय दुकानदारों और नागरिकों से मुलाकात की। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि घाटी में सकारात्मक माहौल बना हुआ है और हम सभी लगातार यहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं। हम यहाँ विकास और परिवर्तन का एक सुखद माहौल तैयार करना चाहते हैं। लोगों में जबरदस्त एतमाद है, एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल है और उस पॉजिटिव माहौल को और लोगों के बीच जाकर के लोगों के संपर्क के साथ, लोगों के संवाद के माध्यम से हम लोगों में और मजबूती के साथ जो बदलाव, बेहतरी के लिए बदलाव है उस। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल जम्मू में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक में गजेंद्र सिंह शेखावत ने विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। ऐसी परियोजनाएं जो सालों से अटकी हुई थी उनके बारे में चर्चा की गई। बैठक के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि केंद्र सरकार की 2024 तक हर घर जल पहुंचाने की योजना को जम्मू कश्मीर सरकार दिसंबर 2021 तक ही पूरा कर लेगी। जम्मू कश्मीर के लिए विशेष महत्व की परियोजनाएं हैं। उन सब में जो बॉटलनेक्स हैं, जो उनके सामने परेशानी आ रही है, उन सबको एक एक प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट हमने डिस्कस किया है। लेकिन इस सब के साथ में मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भारत की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम लिया है। हालांकि पिछले 6 महीने में जिस तरह से जम्मू कश्मीर में भारत सरकार की बनाई हुई योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन में तेज़ी आई है, लेकिन मुझे विशेष प्रसन्नता इस बात की है कि जो हर घर तक जल पहुंचाने की स्कीम और जिसके लिए अंतिम तिथि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2024 रखी थी,
उसको जम्मू कश्मीर की सरकार ने, यहाँ की व्यवस्था ने उसको अपने लिए दिसंबर 2021 का टारगेट तय किया कि हम 2 साल में पूरा करेंगे। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी के तहत मासिक रिटर्न फॉर्म GSTR 3B भरने की अंतिम तारीख को राज्यों और कारोबार के आधार पर 3 अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया है। इस कदम को उठाने का मकसद अंतिम दिन मासिक रिटर्न भरने को लेकर नेटवर्क प्रणाली पर एक साथ बढ़ने वाले दबाव को कम करना है। फिलहाल GSTR 3B भरने की अंतिम तिथि हर महीने की 20 तारीख है, लेकिन अब 3 अलग अलग श्रेणी के करदाताओं के लिए 20, 22 और 24 अंतिम तारीख होगी। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अब से पिछले वित्त वर्ष में 5 करोड़ और उससे अधिक का कारोबार करने वाले करदाताओं के लिए GSTR 3B भरने की अंतिम तिथि हर महीने की 20 तारीख होगी। जिन करदाताओं का कारोबार पिछले वित्त वर्ष में 5 करोड़ रुपए से कम रहा है, उन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है। सरकार ने देश में 9400 से ज्यादा शत्रु संपत्तियों का निपटारा करने के लिए 3 उच्च स्तरीय समितियों का गठन करने का फैसला लिया है। इनमें से एक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। इसमें करीब 1 लाख करोड़ रुपए का राजस्व आने की संभावना है। एक आदेश में गृह मंत्रालय ने कहा कि शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत यह फैसला लिया गया है। यह संपत्ति उन लोगों की ओर से छोड़ी गई है जिन्होंने पाकिस्तान या चीन की नागरिकता ले ली है। इस संबंध में अंतर मंत्रालयी समूह का भी गठन किया जाएगा, जिसकी सह अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव करेंगे। यहां पाकिस्तान के नागरिकों की 9,280 संपत्ति और चीन के नागरिकों की 126 संपत्तियां हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका दाखिल करके कहा है कि फांसी की सजा पाने वाले दोषियों की दया याचिका दायर करने की समय सीमा 7 दिन के लिए निर्धारित की जाए। गृह मंत्रालय ने कोर्ट से यह भी कहा कि जेल मैनुअल में बदलाव किया जाए। इस याचिका में मंत्रालय ने कहा है कि न्यायिक प्रक्रिया दोषियों की नहीं, पीड़ित के पक्ष में होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में केंद्र सरकार ने कहा है कि दोषी केंद्रित दिशा निर्देशों को संशोधित करके पीड़ित केंद्रित बनाने से कानून के शासन में लोगों का विश्वास और मजबूत होगा। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे मामलों में जेल मैनुअल में भी बदलाव होगा। और आइए अब बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। नामांकन भरने की प्रक्रिया खत्म होने के बाद अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता भी प्रचार में जुटे हैं। इससे पहले कल बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सांसद सनी देओल और भोजपुरी गायक दिनेश लाल यादव, निरहुआ के अलावा 40 नेताओं के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इस बार भी मुख्य मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। हालांकि कांग्रेस भी दिल्ली के दंगल में जोर आजमाइश कर रही है। क्या है पूर्वी दिल्ली की कृष्णानगर विधानसभा के मुद्दे, क्या है यहाँ की जनता की राय, आइए जानते हैं। पूर्वी दिल्ली की कृष्णानगर विधानसभा बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती थी। वर्तमान में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन 1993 से इस सीट से लगातार विधायक चुने गए। 2015 में यहां आम आदमी पार्टी के SK बग्गा ने जीत हासिल की। इस बार भी आम आदमी पार्टी से SK बग्गा चुनावी मैदान में है, तो वहीं बीजेपी से डॉक्टर अनिल गोयल और कांग्रेस से AK वालिया चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं पर अपने अपने वादे जनता से किए। कृष्णानगर के विकास के लिए साफ पानी, साफ हवा, ये और बगैर वाटर लॉगिंग के ये कृष्णानगर चाहिए। मेरे को एक स्वच्छ सुंदर कृष्णानगर चाहिए, एक मॉडल कृष्णानगर चाहिए। आप क्या जानते हैं, ये DLF की कॉलोनी है, 1956 की है, और ग्रेटर कैलाश कब की है, DLF की कॉलोनी है वो भी एक। इतना डिफरेंस क्यों? दिल्ली के अंदर सबसे पहले तो हम पोल्यूशन कंट्रोल करेंगे। रिवर यमुना के अंदर भी वहाँ से बहुत पोल्यूशन होता है, और सैनिटरी लैंडफिल साइट्स, ये सब की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है।
तो इन सब का जो है सिस्टम इम्प्रूव करेंगे, जिससे ये पोल्यूशन दिल्ली से ख़त्म हो। जो इनकी समस्याएं पब्लिक की होंगी उनको सुनूंगा मैं। पानी की, सीवर की, हमने पानी साफ देना है, दिल्ली को 24 घंटे पानी देना है। अभी आपने गारंटी कार्ड इशू किया हमने, ये कह रहे थे कि ये सारा 31 मार्च तक समस्या है। इनको ये शर्म नहीं। अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी कार्ड दे दिया 5 साल के लिए, कमिंग 5 साल जो हैं उसमें पूरा काम करेंगे हम लोग। स्थानीय लोगों के मुताबिक बिजली पानी के अलावा और भी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार से ये उम्मीद चाहता है कि जो भी काम करे प्रॉपर तरीके से करे और एक पारदर्शिता उसमें रखी जाए काम करने के लिए, ताकि सबके लिए भला कर सके सरकार और सबको अच्छी तरक्की दे सके आगे बढ़ने के लिए। कोई रास्ता आने का रहता है न जाने का रहता है, अगर कुछ घटना भी घट जाए ना तो आप एम्बुलेंस मतलब मरीज जा नहीं सकता कि रास्ते में ही वो दम तोड़ जाएगा, ये हालात है। सारी सड़कें कहीं टूटी फूटी पड़ी हैं, कहीं नालियाँ टूटी हुई हैं, अब थोड़ा कहीं बना रहे हैं, कहीं तोड़ के डाल रखी है। बुरा हाल है, सही समस्या। बिजली पानी बहुत हो गया, लोगों को भड़काया जा रहा है बिजली पानी से। मेरे हिसाब से एक युवा के इश्यूज क्या है, पोल्यूशन, वुमेन सिक्योरिटी। पोल्यूशन पे कोई सरकार मुझे करते हुए नहीं दिख रही कुछ भी। युवा उसको वोट देगा ना जो पोल्यूशन या वुमेन सिक्योरिटी पे कुछ काम करेगा। पोल्यूशन पे एक भी एयर प्यूरिफायर नहीं लगा, कोई स्मोक टावर नहीं लगा गया। सरकार ने पोल्यूशन पे कुछ भी नहीं किया गया है। जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी सरगर्मी भी तेज़ हो रही है। बीजेपी को कृष्णानगर सीट पर जीत की उम्मीद है तो आम आदमी पार्टी को अपनी वापसी का भरोसा है। वहीं पूर्व मंत्री A.K. वालिया के चुनाव में उतरने से कृष्णानगर का मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच काफ़ी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं दिल्ली की समस्याओं के समाधान के वायदे हर पार्टी कर रही है। अब देखना ये है कि कौन सी पार्टी इस आने वाले चुनाव में लोगों का विश्वास जीतती है। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आ रहा है और जो स्थिति पिछले दिनों थी वो बदलने वाली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को बैठक हुई। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी दी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक सुधार आ रहा है। बजट के बाद इसमें और तेजी से विकास होगा क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद काफी मजबूत है। We are on our revival because from budget also you will get the government plan of action, but our strong fundamentals are very strong, and therefore nobody should create a pessimist view about Indian economy. Yes, there are ups and downs in world economy, and that reflects on every country. It is reflecting on China, reflecting on India also. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में तय हुआ कि नए राज्य दमन, दीव, दादर, नागर हवेली की राजधानी अब दमन में होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में यह भी फैसला लिया गया कि पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल 6 महीने के लिए और बढ़ाया जाएगा। साथ ही कई राज्यों में विभिन्न जातियों के नाम में जो स्पेलिंग संबंधी गड़बड़ियां हैं वो दूर की जाएंगी। एक अन्य फैसले में उत्तर पूर्वी राज्यों में बने 6 NIT की बिल्डिंग और अन्य बुनियादी जरूरतों के लिए 4,371 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। फैसले में ओबीसी कमीशन को और 6 महीने की जुलाई अंत तक मुदत देने का फैसला हुआ। देश में जो इतने ज्यादा आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से जो वंचित है, ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस है, उसमें भी अनेक तरह की स्थिति है। कुछ ऐसे मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस है कि जिनको न्याय मिलता नहीं आरक्षण का भी। तो ये सब कैटेगराइजेशन करना नहीं करना, कैसे करना, इसके लिए ओबीसी कमीशन बना है। और इसमें अभी एक काम और भी पिछली बार जोड़ा था कि कास्ट के नाम में
ब्रिटिश सत्ता के कारण, अंग्रेजों के राज के कारण बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स हर राज्य में वो जाति के नाम से भी आए। मंत्रिमंडल की बैठक में एक मॉडल MOU भी बनाया गया जो अन्य देशों के साथ साझा किया जाएगा। ये जलयान संबंधी डिग्रियों को मान्यता देंगे। इससे भारत में शिपिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों को बाहर जाकर काम करने में सहूलियत होगी। दूसरे देशों की शिपिंग की डिग्री लिए छात्र भी भारतीय कंपनियों में काम पा सकेंगे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस साल की पहली मन की बात का प्रसारण गणतंत्र दिवस पर होगा। इस बार इस कार्यक्रम का प्रसारण सुबह 11 बजे की जगह शाम 6 बजे होगा। सरकार के अधिकारियों ने बताया है कि सुबह के समय गणतंत्र दिवस समारोह और प्रधानमंत्री की अन्य व्यस्तताओं के चलते कार्यक्रम का समय बदला गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री की मन की बात 29 दिसंबर को प्रसारित की गई थी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर है। गणतंत्र दिवस से पहले आज राजपथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। इस दौरान सेना की आन बान और शान का प्रदर्शन किया जाएगा। रिहर्सल सुबह 9:50 पर विजय चौक से शुरू होगी और राजपथ, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग और नेताजी सुभाष चंद्र मार्ग से होते हुए लाल किले की ओर बढ़ेगी। परेड रिहर्सल पूरा होने तक विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक यातायात प्रतिबंधित रहेगा। इंडिया गेट के चारों ओर के मार्ग सुबह 9:15 से लेकर रिहर्सल पूरा होने तक बंद रहेंगे। इस साल ब्राजील के राष्ट्रपति जायर मेसियस बोल्सोनारो गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। और इसके चलते दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए विजय चौक, राजपथ, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नेताजी सुभाष चंद्र पर आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। रिहर्सल परेड राजपथ से होते हुए लाल किले तक पहुंचेगी। रिहर्सल पूरा होने तक भारी वाहन, बड़े मालवाहक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध है। परेड मार्ग पर यातायात सुचारू रूप से चलाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रबंध किए गए हैं और मार्गों में बदलाव किया गया है। साथ ही केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगे। रविंद्र सिंह शरण हमारे संवाददाता फोन लाइन पर फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल को लेकर फिलहाल किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह की ऐसी एडवाइजरी हैं, परामर्श हैं जो जारी किए गए हैं? जी देखिए, बिल्कुल चाक चौबंद जहां तक अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो जो भी एंट्री और एग्जिट गेट्स हैं वहां से लेकर और भीतर जितने भी इलाके हैं वहां पे तमाम तरीके से पुलिस का और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था की गई है और जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहां पर किसी भी बड़े जो मालवाहक कभी जो साधन है उनको आने से फिलहाल रोका गया है जब तक हम फुल ड्रेस रिहर्सल कंप्लीट नहीं होती है। और 17, 18 और 20, 21 तारीख को रिहर्सल यहाँ पर हुई थी और 23 तारीख को फुल ड्रेस रिहर्सल जो है वो राजपथ पर होगी। इस बार का आज गणतंत्र दिवस बेहद खास है। इसमें ब्राजील के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने वाले हैं और इस जब तक फुल ड्रेस रिहर्सल रहती है तो ये जो इलाका है केंद्रीय सचिवालय के आसपास का उसके से जुड़े तमाम उसके आसपास के जो मेट्रो स्टेशन हैं उनको जो है बंद कर दिया गया है। आवागमन का रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है और इस बार जो है 15 जो अलग अलग मंत्रालय हैं उनकी झांकियां इसमें हमको देखने को मिलेंगी। जल, थल और नभ में हिंदुस्तान की जो ताकत है वो दर्शाई जाती है इस 26 जनवरी की परेड के माध्यम से। और तो इसके अलावा कुछ राज्य जो है वो अलग अलग संस्कृति की झलक हिंदुस्तान के पूरा इस तरीके से बिल्कुल यानी देश की आन बान और शान का प्रदर्शन होगा। फुल ड्रेस रिहर्सल आज होगी जिसके चलते तमाम जो परामर्श है और सुरक्षा व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद है, जैसी जानकारी आप हमें दे रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के उन महानायकों में से एक हैं और हमेशा रहेंगे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। स्वतंत्रता सेनानी और आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस का जन्म आज ही के दिन 1897 को हुआ था। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाएगा। इस दौरान कई गणमान्य हस्तियां होंगी। वहीं आज दोपहर 2 बजे तक पार्लियामेंट लाइब्रेरी में उनके जीवन पर आधारित पुस्तकों का संग्रह लगाया गया है। चेन्नई में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज शाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके अलावा भी नेताजी की जयंती पर देश भर में कई और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि नेताजी हमारे सबसे लोकप्रिय राष्ट्र नायकों और स्वतंत्रता संग्राम के महानतम सेनानियों में से हैं। लाखों भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े और अपना सब कुछ बलिदान किया। उनकी वीरता और देशभक्ति हमें प्रेरणा देती रहेगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती पर उन्हें याद किया है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि पिछले सप्ताह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यात्रा के दौरान उस स्मारक के दर्शन का सौभाग्य मिला जहां 1943 में नेताजी और उनकी आजाद हिंद फौज ने भारत भूमि पर पहली बार आजादी का झंडा फहराया था। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारी आजादी महान बलिदानों की विरासत है। अपने स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों का सम्मान न केवल हमारा संवैधानिक कर्तव्य है, बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे राष्ट्र नायकों के प्रति हमारी कृतज्ञ श्रद्धांजलि भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि भारत अपनी बहादुरी और उपनिवेशवाद का विरोध करने में अमिट योगदान के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हमेशा आभारी रहेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा वीर सैनिक जिसने आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे ओजस्वी नारों से नेताजी ने हर भारतीय के दिल में जगह बनाई। नेताजी का एक ही उद्देश्य था, एक ही मिशन था, भारत की आजादी, मां भारती को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना। यही उनकी विचारधारा थी और यही उनका कर्म क्षेत्र था। अपने लक्ष्य के प्रति जिस व्यक्ति का इतना साफ विजन था, लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए निकल गया, जो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए समर्पित हो, ऐसे व्यक्ति को याद करने भर से ही पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरित हो जाती है। सबको कॉल देता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। ये नारे आज भी देशवासियों के दिलों में देशभक्ति का जज्बा पैदा करते हैं। देश पर मर मिटने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस नारे से देशवासियों के दिलों में आजादी की मशाल रोशन की। सुभाष चंद्र बोस का ताल्लुक कटक के समृद्ध परिवार से था। देशभक्ति की भावना का उदाहरण उनके शुरुआती दिनों में ही मिलता है, जब उन्होंने अपने शिक्षक के भारत विरोधी बयान पर घोर आपत्ति प्रकट की। बड़े होकर वो इंग्लैंड पढ़ाई करने गए और पिता से वादा किया कि वो आईसीएस में सफलता प्राप्त करेंगे। उन्होंने अपना वादा निभाया, लेकिन आईसीएस की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। सिविल सर्विस छोड़ने के बाद वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़े। दिसंबर 1927 में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के बाद 1938 में उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। लेकिन बाद में मतभेद होने पर सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी अलग पार्टी बनाई। 1943 में उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन कर दिल्ली चलो का नारा दिया। अगस्त 1945 में टोक्यो के लिए निकलने पर ताइहोकू हवाई अड्डे पर नेताजी का विमान हादसे का शिकार हो गया। स्वतंत्र भारत की अमरता का जयघोष करने वाला राष्ट्र प्रेम की दिव्य ज्योति जलाकर अमर हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। अब अंतरिक्ष में जलवायु परिवर्तन की वास्तविकता और उसके विभिन्न पहलुओं के बारे में पड़ताल होगी। ब्रिटेन इस अंतरिक्ष अभियान का नेतृत्व करेगा, जिसमें पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाले प्रकाश को सटीक तौर पर मापा जाएगा। यह अध्ययन दूसरे सैटेलाइट का निरीक्षण करेगा, जिससे आसानी से आंकड़ों की तुलना हो सकेगी। ट्रूथ नाम से इस अंतरिक्ष अभियान को मंजूरी मिल गई है, जिसे नवंबर महीने तक लॉन्च किया जा सकता है। इस अभियान में लगे वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यह अभियान जलवायु परिवर्तन में अनिश्चितता के अनुमान को कम करने में सहायक सिद्ध होगा।
पेश है अंतर्राष्ट्रीय खबरों में। कई सालों तक लंबी बहस के बाद आखिरकार ब्रिटेन की संसद ने ब्रेक्जिट विधेयक को मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन की महारानी से मंजूरी मिलते ही औपचारिक रूप से कानून की शक्ल ले लेगा। इस तरह ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने की तरफ एक और निर्णायक कदम बढ़ा लिया है। 31 जनवरी को ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर निकल जाएगा और हालिया कदम बेहद अहम माना जा रहा है। निचला सदन हाउस ऑफ कॉमन्स पहले ही EU से निकलने से संबंधित इस बिल पर मुहर लगा चुका है। चीन में नए कोरोना वायरस से बुधवार को मरने वालों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है, जबकि संक्रमण के मामले में तेजी से इजाफा हुआ है और अब तक देश में इसके 500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। फिलहाल चीन के वुहान शहर में इससे जुड़े सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। 1 करोड़ से अधिक की आबादी वाला वुहान एक प्रमुख परिवहन केंद्र है। इसे देखते हुए वुहान में विमान सेवाओं सहित सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। वहीं भारत में भी इसे लेकर सतर्कता बढ़ती जा रही है। मंगलवार तक भारत के 7 हवाई अड्डों पर चीन से आए 43 उड़ानों के कुल 9,156 यात्रियों की जांच की जा चुकी है, लेकिन सभी पूरी तरह से सुरक्षित पाए गए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ने बुधवार को मानव रहित अंतरिक्ष मिशन गगनयान में भेजी जाने वाली ह्यूमनॉइड व्योमित्रा से रूबरू कराया। इसरो का कहना है कि ह्यूमनॉइड मानव की तरह व्यवहार करने का प्रयास करेगी और रिपोर्ट वापस करेगी। ऐसा प्रयोग के तौर पर किया जा रहा है। आप देखिए खास रिपोर्ट। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार। Hello everyone, I am Vyomitra, the prototype of the half humanoid being made for the first unmanned Gaganyaan mission. मिलिए व्योमित्रा से। 2022 में इसरो मानव मिशन गगनयान लॉन्च करेगा। इसमें 3 क्रू मेंबर शामिल होंगे। इस मिशन में इसरो किसी महिला को नहीं भेज रहा है। ऐसे में मानव मिशन से पहले मानव रहित मिशन के लिए इसरो ने महिला की शक्ल वाला ह्यूमनॉइड तैयार किया है, जिसे व्योमित्रा नाम दिया गया है। इसरो प्रमुख के सिवन का कहना है कि गगनयान मिशन के लिए जनवरी के अंत में ही 4 चुने हुए एस्ट्रोनॉट्स ट्रेनिंग के लिए रूस भेजे जाएंगे। We are going to do a lot of demonstration tests this year. After demonstration tests, and we are hoping to have the first unmanned mission today, this year end. And this our half humanoid, whatever you are seeing today, that's going to fly in that one. That's going to simulate the human systems, so that under the human system, how the system will behave, that our environment control life support system, how it will behave. That way we are going to do it. So that way this mission is on schedule, and also astronauts, the 4 astronauts are selected, and they are going for training in Russia by that January end. ह्यूमनॉइड शरीर के तापमान और धड़कन संबंधी टेस्ट करेंगे। ये ह्यूमनॉइड मानव की तरह व्यवहार करने का प्रयास करेगी और रिपोर्ट वापस करेगी। ऐसा प्रयोग के तौर पर किया जा रहा है। I can monitor crew module parameters, alert you, and perform life support operations. I can mimic all crew activities like switch panel operations, ECLSS functions, etc. I can also be your companion, can converse with the astronauts, recognize them, and can also respond to their queries. इसरो प्रमुख के सिवन का मानना है कि गगनयान मिशन सिर्फ इंसान को अंतरिक्ष में भेजने का मिशन नहीं है। ये मिशन हमें आगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग जुटाने में मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।